जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास, राष्ट्र के निर्माण का इतिहास। भारत एक राष्ट्र कैसे बना? भारत दुनिया में पहचान का मोहताज नहीं है। आदिकाल से भारत यानी ज्ञान। सम्राट अशोक को दुनिया भले ना जानती हो, लेकिन भगवान बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। इसलिए भारत अपनी पहचान का मोहताज है ही नहीं। लेकिन यह भारत राष्ट्र कैसे बना, मैं आपको उसकी कहानी सुना रहा हूं। फिर कहानी शुरुआत करने से पहले वो जो मुख्य नारा है हमारा, पढ़ो, समझो, सीखो और उन्नति करो। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर पढ़ाई हो रही है और आप सीख नहीं रहे हैं तो उस पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। सीखना बहुत जरूरी है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ, दुनिया में सबसे होशियार कौन? उसने कहा साहब दुनिया में सबसे होशियार एक ही कौम है। बोले कौन? बोले मारवाड़ी। बोले मारवाड़ी ये कौन सी कौम है? अरे बोले साहब है एक कौम और बहुत होशियार कौम है साहब, और इनका कोई मुकाबला नहीं है। बोले ये हमारे दरबार में जो मुल्ला जी बैठे इनसे भी ज्यादा है? अरे बोले साहब बहुत ज्यादा है। बोले दिखाओ, डेमो देखना है। बोले साहब दिखाएंगे डेमो आपको। तो अकबर ने बीरबल को कहा कि ठीक है तुम समय लो, हमको दिखाओ। तो पहले मुल्ला जी को चुना गया कि मुल्ला जी को टेस्ट करते हैं कि इनके पास कितना दिमाग है। तो बीरबल ने पैगाम भेजा मौलाना साहब को कि शहंशाह सलामत अकबर आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। अरे मौलाना साहब ने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, हमारी दाढ़ी लेकर शहंशाह क्या करेंगे? अरे बोले उन्हें खरीदना है यार, क्या करेंगे नहीं करेंगे इससे तुमको मतलब नहीं है। शहंशाह सलामत को आपकी दाढ़ी खरीदनी है, कितना पैसा? अरे बोले दाढ़ी की क्या कीमत है, लेकिन क्यों खरीदनी? बोले खरीदनी है नहीं तो गर्दन जदनी, गर्दन काट दी जाएगी। कितना पैसा? अरे बोले साहब दे दो जो पैसा 5-10 रुपया देना हो दे दो, लेकिन दाढ़ी करोगे क्या? 5 रुपया मौलाना को दे दिया, दाढ़ी खरीद ली गई। दूसरे दिन शाही बंदा फिर पहुंचा, शाही नहीं पहुंचा। उसने कहा अब क्या हुआ? बोले अकबर, शहंशाह अकबर चाहते हैं कि आपकी दाढ़ी बना दी जाए। अरे बोले सरकार ये दाढ़ी मेरी पहचान है, मैं मौलाना आदमी, ये मेरी इज्जत है सरकार। बोले अब बेच चुके हो, अब तुम्हारी कहां है? अब तो शहंशाह अकबर की है, और नहीं कटाओगे तो गर्दन जदनी, गर्दन खत्म। अरे मौलाना ने कहा जिंदगी रहेगी बहुत दाढ़ी बना लूंगा, काट दो दाढ़ी। दाढ़ी काट दी गई। उसके बाद एक मौलाना के बाद मारवाड़ी को चुना गया। आगरा के एक बड़े मारवाड़ी के घर शाही नौकर पहुंचे और बोले शहंशाह सलामत आपकी दाढ़ी और मूंछ खरीदना चाहते हैं। उसने कहा क्यों? अरे बोले बस खरीदना चाहते हैं और क्या। पहले तो मारवाड़ी थोड़ा सक पकाया। उसने कहा अच्छा। कहा चलो बेचा। बोले दरबार में बुलाया है? हाँ बोले आ रहे हैं दरबार में। मारवाड़ी पहुंचे, अकबर शहंशाह अकबर के दरबार में। बोले माई बाप बताएं। बोले आपकी दाढ़ी मूंछ खरीदना है। बोले सरकार खरीद ले सरकार। बोले कितने की? बोले 10 लाख अशरफी। अरे बोले पागल हो गए यार, 10 लाख सोने के सिक्के में तुम्हारी दाढ़ी मोछ? अरे बोले सरकार इसी दाढ़ी मोछ ने दुनिया में इतना बड़ा बड़ा कांड कराया। शादी कर लो नहीं तो मूछ नीचे हो जाएगी, मां बाप की सेवा करो नहीं तो मूछ नीचे हो जाएगी, बच्चों की शादी ब्याह करो नहीं तो मूछ नीची हो जाएगी। हर चीज पे तो ये दांव पे लगती रही सरकार। बादशाह सलामत ने कहा अच्छा भाई दे दो उसको 10 लाख सोने के सिक्के। दे दिया। 3-4 दिन बाद शाही नाई मारवाड़ी के घर पहुंचा कि दाढ़ी मूछ बनाना है। उसने कहा खबरदार जो दाढ़ी मूछ पे हाथ लगाया। शाही नाई ने कहा क्यों? बोले अरे ये शहंशाह सलामत की दाढ़ी मूछ है, उन्होंने खरीदा है, उनका है ये। किसकी मजाल जो शहंशाह की दाढ़ी और मूछ बना दे। शाही नाई भागकर दरबार में आया कि साहब वो तो शेव कराने की तैयार ही नहीं है। मारवाड़ी को बुलाया गया। बोले भाई क्या बात है? बोले शहंशाह ये आपकी दाढ़ी, आपकी मूंछ,
आपने खरीदा है। और ये नहीं इसकी मजाल कि आपकी दाढ़ी मूंछ बना दिए। शहंशाह ने कहा हाँ यार ये बात तो तुम सही कह रहे हो, इसकी मजाल तो नहीं है मेरी दाढ़ी मूंछ बना दे। बोले सरकार, उसने कहा सरकार अब तो ये आपकी दाढ़ी मूंछ है, अब तो इस पे बढ़िया शैम्पू लगेगा, बढ़िया साबुन लगेगा, बढ़िया तेल लगेगा, उस पे 100 सोने का सिक्का पर महीना खर्चा होगा सरकार, तो हर महीने उसको भी पास करने की कृपा करें। अकबर ने कहा, अरे बीरबल ने कहा देखा सरकार, समझ, तुम सीखो, तुम रटो मत, तुम रट रहे हो। इस देश से ये रटने की परंपरा खत्म होनी चाहिए। पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे, ये जो तुम सीखोगे यही सीखना तुम्हें महान बनाएगा। पढ़ाई महान नहीं बनाएगी, सीखना। समय किसको देना है? खुद को देना है, ये सीख है। तुम अपने समय को कीमती मानते ही नहीं। तुम 5 लड़के कटरा चौराहे पे खड़े हो, बाटा शोरूम के सामने, सिब्बू चाय वाले के पास चाय पी रहे हो, 4 घंटा चाय पी रहे हो, तुमको पता ही नहीं। तुम शर्मा चाय वाले के यहां हजरतगंज में खड़े हो, तुम 7 घंटा खड़े हो, तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारा समय, तुम समय को कीमती मानते ही नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो समय को कीमती नहीं मानते। तुम छात्र हो, तुमसे किसी नेता ने कह दिया लखनऊ चलोगे, अरे तुमने कहा नेताजी गाड़ी में फ्री बैठने को मिलेगा, फॉर्च्यूनर, और 2 दिन का खाना फ्री हो, जलवा फ्री हो, चश्मा उस्मा लगा के, वो समय ले रहा है तुम्हारा। 200 रुपए की थाली, 4 बार खाओगे 800 रुपया वो, और 1000 रुपये में फॉर्च्यूनर बैठ के आना और जाना 2000, 2800 रुपए में उसने तुम्हारा 48 घंटा खरीद लिया, और तुम बेवकूफ जान ही नहीं पाए। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जीवनी पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, इलाहाबाद से लखनऊ पैदल चले आओ। अपना समय किसी को मत दो। सीखना इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सीखना। साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी पत्नी को बचाना है, उसको आराध्य भगवान शंकर को मानना है, यह सूत्र है। गुटखा खा रहे हो, 22 साल की उम्र में कमर में पीछे पेन हो रहा है तुम्हारे, 3 बार सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हो। भगवान सबके साथ थोड़ी रहता है, स्त्री यानी भगवान। जो चाहता है कि उसकी पत्नी उससे खुश रहे, उसकी गर्लफ्रेंड उससे खुश रहे, उसको भगवान शिव को अपना आराध्य बनाना पड़ेगा। शक्ति, जहर पीने की शक्ति, सोने का महल बनवाने की शक्ति, तांडव करने की शक्ति, अपने प्रति, पत्नी के प्रति कमिटमेंट और प्रेम की शक्ति, ये सीखने की बातें हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है सीखना। कांग्रेस 1885 में पैदा हुई। कांग्रेस की मांग को सरकार ने सुना। 1892 का अधिनियम आया, लेकिन कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई, और इन्हीं सब उथल पुथल में लॉर्ड नैथानियल कर्जन भारत आया। इसने स्टेटमेंट दिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स। भारत मदारियों का देश है। लेकिन जब ये जाने लगा, इसने एक बात और कही, इंडिया ईस्ट, इंडिया शब्द इसने नहीं इस्तेमाल किया, इसने कहा ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। बुद्ध, महावीर, दादू, रैदास, कबीर, इनके पास कोई डिग्री थी? अथाह ज्ञान, अथाह और असीमित, वो कहीं जाकर खत्म नहीं होता।
इसके दो स्टेटमेंट बड़े फेमस है। पहला स्टेटमेंट, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ सॉकर्स एंड जगलर्स, मदारियों का देश है। और दूसरा स्टेटमेंट, ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। और ये आदमी जब भारत आया, कमाल का आदमी, ऐसे ऐसे कांड किए इसने, ऐसे ऐसे कांड किए कि राष्ट्रवादी तो सन्नाटे में आ गए कि अरे भैया, क्या खेलने का तरीका है इस आदमी का, क्या सद्बुद्धि, क्या दिमाग, क्या सोच। पहला काम इसने किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1899। रिपन ने भारतीयों को तोहफा दिया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भारतीय रहेंगे और भारतीयों को ऑटोनॉमी रहेगी। और 1892 के अधिनियम ने इनडायरेक्ट इलेक्शन कि ये लोकल बॉडीज वोट देंगी। अब सरकार का मानना यह था कि लोकल बॉडीज को वित्तीय सहायता सरकार देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो लोकल बॉडीज सरकार के समर्थन में रहेंगी। लेकिन लोकल बॉडीज में है कौन? भारतीय। उनका दिल में क्या धड़क रहा है? भारत। तो उन्होंने वोट दिया राष्ट्रवादियों को। सरकार का कैलकुलेशन फेल कर गया। इसने तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। डिक्लेयर्ड एजेंडा, लोकल बॉडीज को एफिशिएंट बनाना, कि मुझे इनको एकदम योग्य बॉडी बनाना है, मजबूत बॉडी बनाना है, ये उसका डिक्लेयर्ड एजेंडा है। हिडन एजेंडा, टू स्टॉप द एंट्री ऑफ नेशनलिस्ट इन लेजिस्लेचर। ये विधायिका में जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जा रहे थे, उनको रोकना, हिडन एजेंडा। डिक्लेयर्ड एफिशिएंट बॉडी, कौन कहेगा कि नहीं बनाना है? सब कहेंगे। उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि जब मैं वाइसरॉय के पद से हटूं तो मैं कलकत्ता का मेयर बनूं। तरीका देखो, दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। यही तो खेल है। सभी राजनेता अपने जीवन की शुरुआत समाजवाद से करते हैं और पहुंचते कहां हैं? पूंजीवाद में। समाज सेवा से ही नेताओं के भविष्य की शुरुआत होती है, जो आत्म सेवा पर आकर खत्म होती है। सब सारा पूंजीवाद का सिद्धांत यही है, तुम्हारी भलाई। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में छिपकली देखता है, बेहोश हो जाता है। फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम। मर्दों की कौन सी क्रीम होती है साहब? पुरुष मतलब पौरुष, ताकत, वो कहां क्रीम लगाएंगे? पूंजीवाद कहता तुम्हारे लिए, कर्जन कहता तुम्हारे लिए। ये दो पैरामीटर पे काम करता है। कर्जन को एक लाइन में याद रखिएगा, बस सिर्फ एक लाइन, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो संशोधन कर रहा है, क्या कह रहा है? एफिशिएंसी क्रिएट करना है। करना क्या चाहता है? राष्ट्रवादियों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहता है। दूसरा काम, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय के जो सीनेट है, मैनेजिंग बॉडी, उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। इंस्पेक्शन, स्ट्रिक्ट एफिलिएशन रूल्स। अब जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से भगत सिंह कॉलेज एफिलिएटेड है। अब भगत सिंह कॉलेज का अगर लड़का एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी में पाया गया, सरकार विरोधी किसी कार्यक्रम में पाया गया, तो भगत सिंह कॉलेज की एफिलिएशन रद्द कर दी जाएगी। यानी अब युवाओं को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी? कॉलेज मैनेजमेंट की। और यहीं से शुरू हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट का खेल। आज तक टीचर डराते हैं। यूनिवर्सिटी अधिनियम, पहला नियम, सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। दूसरा,
पीरियोडिकल इंस्पेक्शंस। तीसरा, एफिलिएशन, स्ट्रिक्ट एफिलिएशन। चौथा, वीटो। अब अवध ओझा सरकार के विरोध सरकार विरोधी गतिविधियों में पाए गए। अब सीनेट बैठेगी और सीनेट में सरकारी सदस्य ज्यादा हैं। शिक्षक हमेशा अपने बच्चे को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन सीनेट के पास वीटो है। शिक्षक बचाएगा, सीनेट बर्खास्त कर देगी। लोगों ने पूछा क्यों? कहा आई वॉन्ट टू इंप्रूव हायर एजुकेशन। मैं उच्च शिक्षा को और अच्छा बनाना चाहता हूं। कौन मां बाप इस दुनिया में कहेगा कि मत बनाओ? डिक्लेयर्ड एजेंडा। हिडन एजेंडा, युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन से काटना। क्या खेल है, क्या कैलकुलेशन है, क्या दिमाग है कर्जन का, सोचा कभी आपने? डिक्लेयर्ड एजेंडा, घोषित उद्देश्य उच्च शिक्षा का स्तर को सुधारना। छिपा हुआ उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रवादी आंदोलन से बाहर करना। और युवाओं के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती। अब कौन मां बाप कर्जन से कहेगा कि भैया उच्च शिक्षा को अच्छा ना करो? 1899 उग्रपंथी दौर की शुरुआत, एक्सट्रीमिज्म, राष्ट्रवादी धारा मजबूत हो रही है, और कर्जन क्या खेल खेल रहा है, क्या गेम कर रहा है? कृषि सुधार, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, लैंड रेजोल्यूशन 1900, कर वसूली में कोई जबरदस्ती नहीं। किसी किसान की जमीन को किसी गैर किसान को नहीं दिया जाएगा। गैर किसान मतलब महाजन। भाई किसान पैसा तो जो ब्याज पे पैसा लेते थे वापस नहीं कर पाते थे, महाजन उनकी जमीन ले लेता था। पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, किसी भी किसान की जमीन को कोई गैर किसान नहीं ले सकता। किसान से कर वसूली में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई ताकत का प्रयोग नहीं। कॉर्पोरेटिव बैंक्स, किसान को सस्ते ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराना। मॉनकरीफ कमीशन, सिंचाई व्यवस्था इंप्रूव करना। पूसा इंस्टीट्यूट, कृषि में R&D, किसानों के लिए काम। किसानों का मसीहा कर्जन काहे भैया? क्यों? कर वसूली में कोई जबरदस्ती नहीं, किसानों की जमीन कोई गैर किसान नहीं ले सकता, सिंचाई व्यवस्था में सुधार, कोऑपरेटिव बैंक किसान को लोन देना, पूसा इंस्टीट्यूट R&D करने के लिए, किसानों से मोहब्बत। आंख बंद कर लो, किसानों से मोहब्बत कर्जन को 1901, 1902, 1903, 1904 उग्रपंथी धारा उभर रही है। राष्ट्रवाद की उग्रपंथी धारा उभर रही है। लाल बाल पाल। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें इन्वॉल्व है? कृषि में। अब आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 लोगों को लेकर डीएम बंगले के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं सरकार हाय हाय। आधे घंटे में आपकी शरीर की पूरी संरचना बदल जाएगी। हाथ की जगह पैर आ जाएगा, पैर की जगह हाथ आ जाएगा, नाक 30 डिग्री टेढ़ी हो जाएगी। बहुत मार मारेगी गवर्नमेंट आपको। लेकिन आप डीएम बंगले के सामने 50,000 लोगों के साथ खड़े हैं। डीएम बाहर निकलेगा, नमस्ते करेगा आपसे कि पांडे जी नमस्कार। पांडे जी आप शाहरुख खान की तरह लगते हैं। अंदर लाओ पांडे जी को, अंदर लाओ, और कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, पेस्टिसाइड, हाँ पेस्टिसाइड में लाके सम्मान करेगा डीएम आपको। जनता जनार्दन, जिसकी तरफ जनता उसकी तरफ भगवान। डिक्लेयर्ड एजेंडा, कृषक और कृषि को मजबूत करना। हिडन एजेंडा, किसानों को मजबूत हो रहे राष्ट्रवादी धारा से अलग करना। क्या दिमाग है इसका, क्या सोच है, क्या कैलकुलेशन है। पुलिस सुधार, फ्रेजर कमीशन,
कमीशन, पुलिस सुधार, रेलवे कमीशन, शिक्षा सुधार। चौथा सुधार फ्रेजर पुलिस। पता करो पुलिस विभाग कैसा है। बोले साहब इनडिसिप्लिन्ड है। बोले और? बोले साहब और थोड़ा वीक है साहब। दो काम किया इसने। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश किए प्रांतों में, प्रोविंसेस में, और सीआईडी का गठन किया। डिक्लेयर्ड एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना। हिडन एजेंडा उभरते राष्ट्रवाद की धारा पर नियंत्रण। कौन जनता कहेगी कि हमको लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए? कौन सी जनता कहेगी कि हमको लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए? देखिए कैसे काम कर रहा है। ये काम ऐसे कर रहा है जिससे राज्य का भला हो, लेकिन दिखा ऐसे रहा है कि मैं जनता के लिए कर रहा हूं। यही तो है सीख, यही तो है समझ, यही तो है उपलब्धि। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस लिए कर रहा है? लोकल बॉडीज को एफिशिएंट बनाना है, दिखा रहा है। पर कर किस लिए रहा है? राष्ट्रवादियों का विधायिका में प्रवेश पर रोक, यूनिवर्सिटी कह रहा उच्च शिक्षा में सुधार। पर कर किस लिए रहा है? छात्रों को राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रखना, कृषि और कृषकों की स्थिति को मजबूत करना, पर किसानों को राष्ट्रवादी आंदोलन से दूर रखना, लॉ एंड ऑर्डर। पर उभरते राष्ट्रवादी आंदोलन पर पुलिस का शिकंजा कसना। जनता मस्त है, राष्ट्रवादी समझ रहे हैं कि ये क्या खेल रहा है। जनता मस्त कि भैया उच्च शिक्षा में सुधार कर दिया भैया, अब लड़के बदतमीजी नहीं कर सकते, अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। किसान मस्त, शहर में सफाई, साफ सुथरा, पुलिस सशक्त। यही तो जीवन है। कुछ लोग आप घरों में देखो करते कुछ नहीं है, लेकिन उनका नाम बहुत ज्यादा रहता है। कुछ लोग शादी में बहुत कूदते फांदते, ये ले और रसगुल्ला वहां नहीं, आइसक्रीम नहीं है, फलाना नहीं है। और जो आदमी सही में काम कर रहा है वो पर्दे में कहीं है ही नहीं। आप शादियों में देखो, आप बहुत दौड़ रहे हो इधर उधर, हुसैनगंज, चारबाग, अमीनाबाद, एक गाड़ी लेके, ये साइकिल लेके, ये रिक्शा लेके भागे हो। और एक आदमी क्या करता है, जहां पे घर के मुखिया खड़े वहां पहुंच जा रहा, रसगुल्ला आया। अब मुखिया को दिखाई पड़ रहा है कि भैया बहुत एक्टिव है यार। अब सारा काम किया गुड्डू ने, गुड्डू का कहीं नाम है नहीं है। और बबलू ने कुछ नहीं किया। बबलू सिर्फ जहां मालिक खड़ा होता था वहां जाग खड़े हो जाते थे। कह रहे फूल रखवा, यार फूल नहीं रखवाए तुम लोग यार, इतनी देर से कह रहे फूल वहां रखवा दो, वो बड़ा चढ़ने वाली है। कुछ लोग को पता होता है कि कहां बोलना है, क्रेडिट खींचना कैसे है किसी काम का। कुछ लोग काम कुछ नहीं करते पर क्रेडिट सारा ले लेते हैं। हर आदमी दशरथ मांझी तो है नहीं। बहुत कम लोग चट्टानों को फाड़ कर रास्ता बनाते हैं, उनकी क्रेडिट छीनी भी नहीं जा सकती। इसलिए जब आप किसी के लिए काम करें, इस बात को याद रखिएगा, कूदिए मत ज्यादा। कभी कभी आप देखिए कोई आके आपसे कह रहा है भैया हमको 10,000 रुपए की जरूरत है, आपने निकाल के तुरंत दे दिया, कह रहे ले लो, ले जाओ। फिर 3-4 महीने बाद आपने उससे कहा देखो तुमको 10,000 की जरूरत थी, मैंने दिया था। अरे नहीं नहीं देते तो वो बाराबंकी वाली बुआ भी दे रही थी। तुम बोला ऐसे मत कूदा करो हर काम में। दिल्ली से आगरा जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, अब तुमने तुरंत फोन मिला दिया अपने एसएसपी दोस्त को, दूसरी गाड़ी आ गई, 3 लोग और तुम्हारे साथ है। कहते हैं नहीं बुलाते तो हम, जीजा हमारे सीएमओ हैं यहीं पे, वो भी 2 गाड़ी भेज रहे थे। कूदा मत करो, खड़े रहो पहले।
चुपचाप खड़े रहो। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, खड़े रहो, साइकिल रहा, गाड़ी पंचर हो गई, खड़े रहो। जब वो 3 गिड़गिड़ाएं कि भैया रात हो रही, लुट जाएंगे, कोई किडनी निकाल ले जाएगा भैया, तब मंगाओ दूसरी गाड़ी। बहुत समझदार आदमी, बहुत समझदार, खेलना जानता है ये आदमी। कर्जन को पढ़िए। लेकिन कभी कभी बहुत समझदार आदमी फंस भी जाता है। ज्यादा समझदारी भी तो खतरनाक है। सरकार की स्थिति इसने मजबूत कर दी, भयंकर तरीके से मजबूत कर दी, बिना जनता में रोष फैलाए। यह काम लिट्टन नहीं कर पाया, इसने किया। अगला काम जो इसने किया, बंगाल विभाजन 1905। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यह सब एक स्टेट था, बहुत बड़ा स्टेट, विभिन्न ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला। उसको चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो बोले इसको बांटना है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे डिवाइड करना पड़ेगा। लोगों ने कहा करो, प्रशासनिक सुविधा के लिए करना है तो करो। इसने इतने स्टाइल से किया। ईस्ट बंगाल एक तरफ कर दिया, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा हिंदू डोमिनेटेड एरिया एक तरफ, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एक तरफ। 1905 संप्रदायवाद की धारा बह रही है। आधुनिक भारत में आप एक चीज देखोगे, जहां से राष्ट्रवाद की धारा शुरू हो रही है, वहीं से जातिवाद की धारा, और वहीं से संप्रदायवाद। बीच में राष्ट्रवाद, बगल में जातिवाद, इधर संप्रदायवाद। किसको? राष्ट्रवाद को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद की धारा बढ़ेगी, आप साथ साथ जातिवाद और संप्रदायवाद की धारा भी देखोगे। मैं चर्चा करूंगा अभी आगे। अभी संप्रदायवाद पर चर्चा करूंगा मैं। भारत का नासूर, ब्रिटिश हुकूमत बड़ी खुश उससे कि वाह क्या खेल रहे हो कर्जन। अरे बोले भाई बस देखते जाओ, अगला प्रहार करने जा रहा हूं, राष्ट्रवाद खत्म। सरकार ने कहा बचा के खेलना। अरे बोले चिंता ना करो, सब बचा के खेलना है। राष्ट्रवादियों ने कहा कि हम समझते हैं यार कि तुमको संचालन में दिक्कत आ रही है, तुम एक काम करो, बंगाली बोलने वालों को एक तरफ कर दो, गैर बंगालियों को एक तरफ कर दो, विभाजन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बंगाली बोलने वाले एक तरफ, गैर बंगाली एक तरफ। इसने ऐसा नहीं किया। इसने कहा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया एक तरफ, हिंदू डोमिनेटेड एरिया एक तरफ। ईस्ट बंगाल, जिसको आजकल तुम बांग्लादेश कहते हो, एक तरफ। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक तरफ। राष्ट्रवाद के विरोध में संप्रदायवाद की धारा को मजबूत करना। और बंगाल पार्टीशन का इसने फैसला लिया। सरकार ने कहा बच के। अरे बोला कुछ नहीं, ये समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। ढाका पहुंचा, ढाका में इसने स्पीच दिया कि ये मेरे मुसलमान भाई। ईसाई मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। सद्दाम हुसैन इनका भाई था, अमेरिका का। मुअम्मर अल गद्दाफी अमेरिका का भाई था। किसी को शोषण करना हो उसको भाई बना लो। और राजनेताओं को इससे बड़ा फार्मूला कौन जानता है? आप किसी डीएम के साथ रहो, वो कभी नहीं कहेगा मेरे छोटे भाई हैं, कहेगा मुझसे मिलने आए थे, हमारे शहर के हैं, गुप्ता जी हैं, उनके बेटे हैं। लेकिन नेता के साथ जब तुम घूमते हो तो क्या कहता है? हमारे छोटे भाई हैं। शोषण करने का सबसे सही रास्ता है रिश्ता बनाना। इसलिए जो तुमसे बहुत जल्दी रिश्ता बनाने के प्रयास में है, समझ लो शोषण करने के प्रयास में है। नियम है ये। जब भी शोषण होगा प्रेम पे ही होगा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे लिए खतरा जरूर है, पर तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता। पढ़ते वक्त तुम्हारे कमरे में नहीं आके बैठेगा, या तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारे कंधे पे आके हाथ रख के नहीं पूछेगा पढ़ रहे हो क्या। ये वही करेगा जो तुम्हारा दोस्त है। इसलिए दुनिया में सबसे पहले जिससे बचना है वो दोस्त है। सब छोटे छोटे सूत्र हैं, बहुत छोटे, पर जल्दी किसी को समझ में नहीं आते। ढाका में जाके इसने भाषण दिया कि अपने मुसलमान भाइयों को
एक्चुअली बंगाल की जो सामाजिक संरचना थी वो ऐसी थी कि ज्यादातर किसान मुसलमान और जमींदार हिंदू, और जमींदार और किसान कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। इसने उसका फायदा उठाया। इसने कहा अपने मुसलमान भाइयों को हिंदू जमींदारों से बचाने के लिए यह विभाजन किया गया है। लेकिन बंगाल विभाजन का परिणाम रहा स्वदेशी आंदोलन, और हिंदू मुसलमान सब ने आंदोलन में भाग लिया। कर्जन को बहुत गुस्सा आया। कर्जन ने तुरंत नवाब ढाका सलीमुल्लाह को बुलाया। सलीमुल्लाह, बोले सरकार, बोले रहना है कि जाना है? बोले सरकार रहना है सरकार। हाँ, बोले तो मुसलमानों को रोको, स्वदेशी आंदोलन में भाग ले रहे हैं। बोले सरकार कल रोक लेंगे। अरे बोले कल मत रोको, आराम से रोको। सलीमुल्लाह ने मौलानाओं को बुलाया कि मौलाना साहब रहोगे कि जाओगे? बोले हुजूर, बोले मुसलमानों को रोको यार। फ्राइडे प्रेयर में मौलानाओं ने मुसलमानों से कहा कि स्वदेशी आंदोलन इस्लाम के विरोध में है। मुसलमानों ने कहा कैसे? बोले वंदे मातरम, हम अल्लाह के सिवा किसी को मानते हैं? मुसलमानों ने कहा यार हम अल्लाह के सिवा तो किसी को नहीं मानते। बोले गंगा में डुबकी लगा रहे हो? हमारे यहां है गंगा में डुबकी लगाना। राखी बंधवा रहे हो? ये सब हमारे यहां है। बोले यार ये सब तो हमारे यहां नहीं है। हाँ, बोले स्वदेशी आंदोलन इस्लाम के विरोध में है। वो बेचारा मासूम मुसलमान, मासूम मुसलमान, मासूम। हमारे बड़े मुसलमान दोस्त हमसे कभी कभी बहुत खुशी भी रहते हैं, कभी कभी बहुत नाराज भी रहते हैं। एक्चुअली मैं इस्लाम की तारीफ करता हूं और मुसलमानों की खिंचाई करता हूं। धर्म की तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता, धर्म की कोई बुराई कर ही नहीं सकता। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। उनकी एक वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास जिसमें वो कहते हैं कि इस्लाम की बुराई अगर हिंदू कर रहा है तो असली हिंदू है ही नहीं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। मैं इसीलिए कहता हूं मासूम मुसलमान अपने पास्ट, अपने गौरव, अपने दर्शन को थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें वापस आना चाहिए। सभी पढ़े लिखे मुसलमानों को अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद पढ़ना चाहिए, खुद उसकी विवेचना करना चाहिए, उसका भी एक चैनल बनाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया के सारे धर्म समान है, हमेशा। इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सब धर्मों में कोई झगड़ा ही नहीं। झगड़ा मानने वालों में है। गीता कह रही धर्म युद्ध किसके खिलाफ? इंद्रियों के खिलाफ, मन के खिलाफ। कुरान कह रहा जिहाद किसके खिलाफ? नफ्स के खिलाफ, इब्लीस के खिलाफ। समझाना ही तो है। काफिर कौन? जो अफाक में गुम है, जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अब नमाज पढ़ने गए हो और यहां ऐश्वर्या राय की फोटो चल रही है तो अफाक में ही तो गुम हो। अब नमाज पढ़ रहे हो, मन में है कि यार BMW लेके एक आदमी आया है नमाज पढ़ने। अब नमाज पढ़ने गए हो, बगल में रिजवान राडो की घड़ी लगाया, उसी पे ध्यान टिका हुआ है। ये है काफिर जो अफाक में गुम है। क्योंकि जो दुनिया में गुम होगा वो खुदा से कभी जुड़ेगा ही नहीं। सवाल ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। दिमाग में एक ही चीज रहेगी, या तो दुनिया रहेगी या खुदा रहेगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीरदास जी कह रहे हैं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। जो अफाक में गुम है वो काफिर है। तो जब मैं इस्लाम की तारीफ करता हूं तो मुसलमान भाई बड़े खुश हो जाते हैं। जब मैं मुसलमानों की खिंचाई करता हूं तो मुझसे बड़े नाराज हो कि आरएसएस का आदमी है ये। और वो बेचारे मासूम मुसलमान वो आंदोलन से बाहर निकल आए।
आंदोलन से बाहर निकल आए तो नया बवाल शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम राइट, संप्रदायवाद। कहां चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, कहां शुरू हो गया संप्रदायवाद। और उसी बीच करजन को वापस बुला लिया गया। अंतिम दांव करजन का गलत पड़ गया। बंगाल विभाजन किस लिए किया गया? राष्ट्रवादी धारा को कमजोर करने के लिए। लेकिन कमजोर करने के बजाय इसने राष्ट्रवादी धारा को मजबूत कर दिया। और जब दुश्मन ताकतवर हो जाए तो उस पर हाथ नहीं डाला जाता। पहले दुश्मन को अंदर से खोखला किया जाता है। नियम है ये, सीधे नहीं हमला करना है, उड़ा देगा। तो अमेरिका ने इराक पर हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को बदनाम किया पूरी दुनिया में, WMD WMD। लोगों ने कहा WMD, वुमेन मेन एंड दुनिया। अरे बोले नहीं वे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अच्छा बोले वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखा हुआ है? हाँ बोले बहुत रखा है, ये पूरी दुनिया खत्म कर देगा। दुनिया वालों ने कहा मारो भाई साहब इसको, इतना बदतमीज मारो। आज तक खोज रहे हैं WMD, किसी पर सीधा हमला नहीं किया जाता। बंगाल विभाजन किया गया राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के लिए। राष्ट्रवाद की धारा कमजोर होने के बजाय मजबूत हो गई। और अब ब्रिटिश सरकार को उस पुरातन सूत्र का सहारा लेना पड़ा। कौन सा सूत्र? डिवाइड एंड रूल। और इस फार्मूला के अंदर सरकार ने दो निशाने साधे। एक भारतीय समाज, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया और 1906 में पैदा हुई मुस्लिम लीग। और दूसरा टारगेट बनाया कांग्रेस को। 1907 सूरत विभाजन, भारत का समाज को तोड़ दिया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 और कांग्रेस को तोड़ दिया 1907 सूरत विभाजन। तो 1905 स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रवाद की धारा मजबूत। और इस राष्ट्रवाद की मजबूत धारा को कमजोर करने के लिए सरकार ने दो हमले किए, एक समाज पर, एक कांग्रेस पर। तो मुस्लिम लीग का जन्म और कांग्रेस का विभाजन। समझिए इस बात को। आप जब भी मजबूत होंगे, आपका विरोधी पहले आपको घर में तोड़ने की कोशिश करेगा। आज भारत की दशा देखिए। आज भारत को आगे बढ़ना है। आज भारत को पहले अंदर से मजबूत होना है, तब भारत बाहर से मजबूत होगा। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित सब लड़े यार इस आजादी की लड़ाई के लिए। कौन नहीं लड़ा? सबने जान दी। और आज हम सब जब इस देश को मजबूत करने की बारी आई तो हम सब लड़ रहे हैं। अंग्रेजों की उस दुष्चक्र में हम फिर फंस रहे हैं। सीखो, मैं बार बार यही तो कहता हूं ना, सीखो। तुम सिर्फ पढ़े, तुम सीखे हैं ही नहीं। देखो राष्ट्रवाद की धारा 1905 में मजबूत हुई, अंग्रेजों ने तोड़ दिया। कल लो 1906 में मुस्लिम लीग, अभी कहानी सुनाऊंगा आपको मुस्लिम लीग की कैसे पैदा हुई। और 1907 में सूरत विभाजन। जब भी आप मजबूत होगे, बाहर का आदमी आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। जब भी आप उठने की कोशिश करोगे, बाहर का आदमी आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। और सबसे पहले आपको कहां तोड़ेगा? मन पे। किसी को बर्बाद करने के लिए उसको मारना जरूरी नहीं है, उसको नशेड़ी बनाना जरूरी नहीं है। सबसे आसान तरीका उसको गुमराह कर दो, भटका दो। मैं इस देश के सभी नागरिकों से निवेदन कर रहा हूं, खासकर मां बाप को। अभी कोटा में बहुत बच्चों ने, मैं सुन रहा हूं लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूं, कृपया करके बच्चों को स्ट्रेस ना दें। बहुत स्ट्रेस है उनके ऊपर, बड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। और मां बाप के साथ साथ मैं आजकल के शिक्षकों से भी हाथ जोड़ रहा हूं, स्ट्रेस ना दें। स्ट्रेस का परिणाम है डिप्रेशन और डिप्रेशन का परिणाम है हार।
मैं जानता हूं बड़े सारे माँ बाप बड़ी मेहनत से, बड़े चुनौती से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं इस बात का एहसास करता हूं क्योंकि मैं उसी परिवार से आ रहा हूं। लेकिन आप जाने अनजाने में जो दबाव बनाते हैं कि भैया अगले साल ना पढ़ा पाई, अब बस 1 साल, आप खुद सोच कर देखिए, इमेजिन करिए कोई युद्ध में जा रहा है, कोई युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि भैया जल्दी आओ, घर में खाए नहीं है। आधा दिमाग तो आपने उसका घर में लगा दिया। जब व्यक्ति युद्ध में जा रहा हो तो उसे उत्साह की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती, सपोर्ट की जरूरत होती। आज वैसे ही समाज में बहुत तनाव है। मैं हाथ जोड़कर सबसे कह रहा हूं, मां बाप से कह रहा हूं, शिक्षकों से कह रहा हूं, कृपया करें, स्ट्रेस ना दें, कृपया करें, स्ट्रेस ना दें। जब ताकतवर हो रहे हैं, जब मजबूत हो रहे हैं, तो नजर रखें चारों तरफ। लोग हमला करेंगे आप पर, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 1905, 1906, 1907, 1905 स्वदेशी आंदोलन, 1906 मुस्लिम लीग, 1907 सूरत विभाजन। देखिए इतिहास। और राष्ट्रवाद की धारा को कमजोर करने के बाद सरकार बिल्कुल नए रूप में सामने आई। 1908 डिफेंस इंडिया एक्ट, तिलक को पकड़ा और 6 साल के लिए जेल। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।